हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं बबलू किंग ऑलराउंडर आज आपको ले दिया हूँ करेंट लूसेंट की भारत का इतिहास। जो कि भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिस महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा भारत के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान भी कहा गया है। दोस्तों, हमारे भारत को भारत का देश, भारतीय, भारतवर्ष और अन्य नामों से जाना जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का नाम भी दिया जाता है। भारत के नाम को जामुन भी कहा जाता है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु न कहकर हिंदू कहा करते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। सिंधु नदी को ही एक नदी के नाम से जानने लगा। यूनानी और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानने लगा। यूनानी इसे इंद्र और अरब इसे हिंद कहने लगे। महाकाल में इस देशों को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। महाकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के बना है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, पोलियो, मेडिटेरेनियन, कार्कोसार्ड, निग्रोयन और मंगोलिया। भारत इतिहास के प्रथम अध्ययन को सूचना के लिए 3 भागों में बांटा गया। भारत इतिहास को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास की 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मनी इतिहास क्रिस्टोफ कैलियस 1638-1707 एडी को कहा गया है। एडी मतलब कि उस समय का जो रहा होगा शासक उसे क्रिस्टोसेलियरस को कहा गया। अब इसमें हम इसको कहा गया। अच्छा, प्राचीन भारत जो था वो तो भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। भारत का इतिहास अब लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। 1 नंबर है प्राचीन भारत इतिहास की स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों में प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी का विवरण व पुरातत्व संद साक्षत। इसका मतलब कि ग्रंथ, जो भी ग्रंथ है, किसी का बाइबल है, कुरान शरीफ है, किसी का रामायण ग्रंथ है, किसी का ऐतिहासिक मतलब कि पीछे घटना चक्र का जो भी हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ। विदेशियों का विवरण, विदेशी जो आए गए उन सब का विवरण। उसके बाद पुरातत्व संबंधित साक्षर, बाकी सब मिले जुले। इनका है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जो है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है वेद। धर्म ग्रंथ है वेद। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णा द्वैपायन वैद्यशायन को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबम का उपदेश होता है। भारत परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, वेद 4 आ गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समाजवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद। अब पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद।
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त, 12 पाठ को 11 सूतों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद को ऋचाओं में पढ़ने वाले को हेतु कहते हैं। इस वेद को आर्य राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। हाँ, वैश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्यदेव सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायिका मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। मतलब कि 10 मंडल 128 युक्त, वालाखी पाठ 11 सूत्र एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। मतलब लिखी गई जो है 10,462 ऋचाएँ हैं। अच्छा, अब इसको जो लिखने वाला है सावित्री, लिखने वाले का नाम जो है अर्थ प्रत्याश जानकारी, लिखने वाले जो हैं इनके का नाम है ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें जो है ईश्वर के बारे में जानकारी महिमा मिलता है और राजनीतिक प्रणाली, इतिहास है जो कि वालाखी पाठ 11 के मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित मतलब जो लिखे थे इनको विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायक मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता शिव का उल्लेख है देवता। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखी रचनाओं में लिख कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णीय पुरुष है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य भुजाएं, घाव और चरणों के उत्पन्न हुए। अच्छा, जो ऋग्वेद में जो आते हैं, एक तो क्षत्रिय लोग आते हैं, एक वैश्य तथा क्षुद्र लोग आते हैं आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाएं, जंघाओं और चरणों के उत्पन्न हुए। नौ धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवस्थाओं, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रबंध गाय है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। ईसा पूर्व मतलब पहले के ज़माना और ईस्वी मतलब कि सन, जैसे कि उस समय 1920 ईस्वी चला था, उसको बोल रहा है। वर्तमान में मतलब अभी की बात कर रहा है। प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, अभी जो हम यूज करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जिस अभी जो चल रहा है। ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कलिपत पर आधारित है। अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पर जो हुआ था उसको हम लोग अभी यूज करते हैं। अच्छा, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी मतलब कि जो बीत गया, बिफोर पहले, ऑफ बर्थ ऑफ जजेस चर्चिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ईसा पूर्व में जितनी भी गिनती होती उल्टी, जैसे 100, 99, 98 इस प्रकार होती थी। जैसे जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 883 ईस्वी में, पैदा हुए 563 ईस्वी में और 483 ईस्वी पूर्व एक मृत्यु हो गई। 563 ईस्वी पूर्व एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गया। जब 483 ईस्वी में पैदा हुए और 500 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ईसा पूर्व में हुआ यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 563 ईसा पूर्व
महात्मा गांधी का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 483 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई। ईसा मसीह के जन्म तिथि ईसा मसीह के जन्म तिथि आरंभ हुआ सन ईस्वी कहने लगा। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसे क्या कहने लगा, जब ईसा सन कहने लगा। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लास्ट में देखते हैं, लास्ट में हम लोग जैसे कि 320 ईस्वी 320 लिख के लास्ट में आदमी ईस्वी लिख देता है, वही बोल रहा है। तो ईस्वी का प्रयोग होने लगा। उसके बाद ईस्वी लिखा जाने लगा। ईस्वी को लैटिन भाषा में शब्द एडी भी लिखा जाता है, एडी भी लिखा जाता है, और एडी यानी अनोन डोमिनी शब्द जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जजेस चैरिस्ट, मतलब इस साल ही जज साहब का उनको जो होता है लॉर्ड द ईयर, इस साल मतलब ईयर उन्हीं के नाम से रखा जाने लगा। उसके बाद विन टेस्ट अर्थर सिस्टम के प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अल्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया। अच्छा, इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाधारी शासन वाले देश कहाँ गया है। अच्छा, इसमें जो है भारत के स्वेच्छाधारी शासन वाले देश को कहा जाता है, देश कहा गया। अच्छा, इसमें जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वास्तुत्व भारत इतिहास का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अच्छा, भारत इतिहास का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाह से। अच्छा, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 प्रगों के प्राख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। अच्छा जी, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई, जो कि ऋग्वेद में लिखा गया है। उसमें आपके 200 अग्नि के लिए और 250 अग्नि के लिए 200 ऋचि रचनाई गई हैं इंद्र के लिए। अच्छा, नोट प्राचीन लिखा है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शपथ ग्रहण ब्राह्मण का स्थान है। अच्छा, ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण पंडित लोग का स्थान है। यजुर्वेद, अब अगला आ गया यजुर्वेद। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बाली के समय अनुपालन के लिए नियमों का पालन यजुर्वेद कराता है। मंत्रों तथा बलि, मंत्र मतलब जो भी होता है मंत्र, जैसे कि तंत्र मंत्र वो, और बालिक के समय अनुपालन नियमों का जो है संकल्प यजुर्वेद कहलाता है। अच्छा, इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं। अधर्वयु, अच्छा, इसके पाठकर्ता जो पढ़ते हैं उसको अधर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम या विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। अच्छा, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक है। अच्छा, यह एक ऐसा वेद है जो गाय एवं पद दोनों में है। ऐसा मतलब सबसे यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में क्या है, गद और पद दोनों में उपलब्ध है। अच्छा, अब अगला आ गया समाजवेद, ठीक है। समाजवेद, शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। समाजवेद का शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुक्त यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले श्रीचाओं मंत्रों का संकलन है। इसे पाठकर्ता को आद्राति कहते हैं। इसकी जो इसको पढ़ता है पूजा, इसका जो पढ़ाई लिखाई जो करता है, जो इसको पढ़ता है लिखता है, इसे पंडित बोलते हैं। उसी प्रकार उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राण ऋग्वेद से
लिए गए हैं। अच्छा, ऋग्वेद से ही कुछ 100 कितना 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए। अच्छा, कुछ ऋग्वेद से भी लिए गए, ठीक है। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद में जो है किसी भी प्रकार का विशिष्ट घटना, किसी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अच्छा, ठीक है। अथर्ववेद लास्ट में 4 होता है। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद, समाजवेद, अथर्ववेद लास्ट है। अथवा कृषि ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 371 मंत्र 771 मंत्र तथा 771 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। मंत्र मतलब जो मंत्र बोलते हैं, अब पद 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से ही प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे बड़ा अथर्ववेद से में मिलता है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अच्छा जी, अथर्ववेद में जो है मनुष्य के विचारों तथा अंधभक्तियों का विचार मिलता है। अच्छा, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसके मानक जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्णय, कृषि की उन्नयन, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, उसके बाद मानवता लिखा है। विवाह तथा प्रणगीतों, राजा भक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनशक्तियों एवं औषधिकों, शाप, वशीकरण, प्रयचिक, मातृभूमि, मात्यमय आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादूटोना का भी वर्णन है। ओहो, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु ओंदवा का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इनमें सभी एक समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अच्छा जी, इनमें प्रजापति की कहा गया है पुत्रियां, इसमें सभी एक समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेद को भी कई शाखा है जो वैदिक अध्ययन और व्याकरण से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करता है। संकल्प शाखा यजुर्वेद में जुड़े एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखा में बांटा गया है। यजुर्वेद को जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है। महाधयनिंद और काव्य शुल्क यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्णा यजुर्वेद में जुड़ी शाखाएं काठ्य कशिष्टक शाखाएं हैं। कृष्णा यजुर्वेद में जुड़ी शाखाएं काठ्य कड़िष्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कैथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवार का सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सैनिक और पैम्पलदाय है। अभी देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ से। वेद ये बोला ना, वेद की भी कई शाखाएं। अच्छा, वेद की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याकरण से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करता है। शाखा ऋग्वेद से जुड़े एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखा में बांटा गया। अच्छा, मध्यनिंद और काव्य शुल्क यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद में जुड़े शाखाएं काठक कड़िठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कैथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सैनिक और पैपलदाद है। गजब वर्ड लिखा भाई, पैपलदाद है। अच्छा,
नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। मतलब सबसे पहले जो आया था हमारा ऋग्वेद आया था। अच्छा, सबसे पहले जो आया था क्या था? ऋग्वेद आया था। उसके बाद जो लास्ट में आया था अथर्ववेद आया था। अच्छा, इसी प्रकार आगे चलने में क्या कहता है? अथर्ववेद आया था ना, ठीक है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद साहित्य के पश्चात ये जो है ब्राह्मण आरण्य एवं उपनिषद, अच्छा, साहित्य के प्रकार संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक काल्विक समाज एवं संस्कृत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्यात करने के लिए गद्य में लिखी गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया। अच्छा, ये सारणी है, इसमें दिया गया है। वेद ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में जो ऐतरेय व काशितकी ग्रंथ जो है इसमें आएंगे, ये वाला ब्राह्मण। यजुर्वेद में, अच्छा, यजुर्वेद में तैत्तिरीय शतपथ, इसमें जो ब्राह्मण है इसमें आएंगे। सामवेद में पंचवीस ब्राह्मण इसमें आएंगे। इसके बाद अथर्ववेद गोपथ, इसमें ये ब्राह्मण का ग्रंथ है। ये अथर्ववेद का ये गोपथ ग्रंथ है। समावेश का 25 ग्रंथ का नाम है। उसके बाद यजुर्वेद तैत्तिरीय व तपथ, ये ग्रंथ है इन लोगों का, यजुर्वेद वालों का। और ये ऋग्वेद ऐतरेय व काशितकीय, ये इनका ग्रंथ है। अच्छा, इस ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद भी और बिम्बसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त है। अच्छा, इस ब्राह्मण ग्रंथ में हमें परीक्षित के बाद और बिम्बसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय के राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ के गंगाधर शुल्क, कैकल, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। मतलब कि शपथ में गंधार, शुल्क, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अच्छा जी, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ग्रहण ब्राह्मण का स्थान है। ओहो, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का, अच्छा, जो शपथ ब्राह्मण है इनका यहाँ पे स्थान है ऋग्वेद के बाद। अच्छा, आरण्यक यज्ञ के जुड़े कर्मकांडों की जान दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अच्छा जी, ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यह यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की संव्याख्या की गई है। अच्छा जी, ठीक है। इसमें जो है शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। अच्छा, इस बारे में, ठीक है। किस बारे में? स्त्री की संवर्धित गिरी हुई स्त्री मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अच्छा जी, इसमें औरत का तीसरा मैत्रेयनी मतलब मैत्रेयनी मतलब तीसरी आंख, इसका मतलब बताया। संहिता में प्राप्त होती है, जिससे जुआ और शराब की भांति, जुआ और शराब गंदे लत हैं, भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया। जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी तीसरा क्या है? मुख्य दोष बताए गए। 3 दोष, जुआ, शराब और स्त्री मतलब कि वैश्यावृत्ति, अय्यासी, ये अगर आप करते हैं तीनों चीज तो आपको बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, शपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। अच्छा, शपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी मतलब मेहरारू, बीबी, वाइफ कहा गया। जब वाले सनिष्क के चारों ओर आश्रम का उल्लेख मिलता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांत एवं सूत्र वेदों को भली भांति जो है
भली भांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, सूत्र, कल्य, कड़ा, कांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युक्ति का सरल, व्याकरण, छंद व ज्योतिषी। अब वैदिक साहित्य की अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रैतगृह तथा धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि विधान, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। हाँ, इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग पढ़ते हैं श्रैत गृह घर, धर्मसूत्र, धर्म किस प्रकार जिसका जो धर्म है, यज्ञ जो यज्ञ होता है, विधि विधान मतलब कि जो होता है हमारे पास विधि विधान जो होता है रस्म रीति रिवाज, कर्मकांडो मतलब जो कार्य करते हैं वो, राजनीतिक मतलब कि राजनीति जो होता है हिस्ट्री पॉलिटिक, विधि एवं व्यवहार के संबंधी महत्वपूर्ण बातें, ये सब पढ़ने से इसमें जो है ब्राह्मणों में हमें ज्ञान मिलता है। अच्छा, व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञात होता है। अच्छा ठीक है, ब्राह्मण ठीक है। प्रमुख सूत्रकारों से गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वासिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय मतलब लिखित है। अच्छा, पुराण, अब आया पुराण। पुराण देखिए क्या कर रहा है, आया है पुराण कड़ा है भारत ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा भारतीय ऐतिहासिक, जो भारत का ऐतिहासिक है वो भारत का ऐतिहासिक जो है सबसे ऐतिहासिक कथनों का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मस्त, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत के ही रचाओं की वंशावली पाई जाती है। अच्छा जी, 5 मत्स्य मतलब मछली, वायु मतलब हवा, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत गीता जो है, भागवत गीता ब्राह्मण भागवत में ही रचनाओं की वंशावली है। जैसे कि यहाँ लिखा है पुराण संबंधित वंश, जैसे कि विष्णु पुराण मौर्य वंश के कार्य उसमें थे, मौर्य वर्ष के समय में थे। अच्छा, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन सिक्का चला था उस समय के ये लोग। वायु पुराण गुप्त वंश के समय के। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं नोट में है पुराणों के माताशय पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अच्छा ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ओहो, इसमें देखिए स्त्री को क्या थी, स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकती थी। पुराण का पाठ पुजारी मंदिर में किया जा करते थे, अभी भी करते हैं, पुराणों का जो हम मंदिर में किया जा करते हैं। लेकिन इसे बोल रहा है क्या कि स्त्री, यहाँ पे स्त्रियाँ क्या इसको सुन सकती थी, केवल सुन सकती थी, इसको पुराण कर सकती हैं, पुजारी मंदिर में इसको किया करता था। इसको स्त्रियाँ पढ़ नहीं सकती थी, वे पुराण कर सकती थी, पुराण सुन सकती थी। देखिए यहाँ पे सुन सकती थी लिखा है, केवल सुन सकती थी। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफ़ी महत्व है। जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। जैसे कि बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। ठीक है, जातक में वृद्धि की पुनर्जन्म की कहानी, जातक मतलब जातों में वृद्धि की पुनर्जन्म की कहानी जो थी, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय अनेक कथानकों के साथ वणिक है। अच्छा, जैन साहित्य के आगमन कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक
इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भागवती सूत्र में महावीर के जीव कृतियों तथा अन्य समकालीन के साथ उन्हें उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अच्छा जी, संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य का विष्णु, चाणक्य कौटिल्य जो थे विष्णु हैं। अच्छा, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें मौर्यकालीन की इतिहास का जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री जो थे संस्कृत, श्याम शास्त्री अनुवादक जो थे श्याम शास्त्री जी थे। ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा किया गया। मतलब शुरू से लाइन बाय लाइन लिखने का जो कार्य था वो कलहड़ के द्वारा हुआ, जो कि क्रमबद्ध लिखने सर्वप्रथम कलहड़ के द्वारा किया गया। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक रणतरंगिणी राज तरंगिणी, ठीक है ना, राज तरंगिणी राजाओं की नदी, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा राजाओं की नदी भी इसको कहा जाता है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिसमें तरंग है, देखो है जिसमें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं अरबों की सिंध विजय का वृत्ताचननामा लेखक अली अहमद इसमें सुरक्षित है। अली अहमद क्या है इसमें? अली अहमद सुरक्षित है। सिंधु विजय कविता चरणात्मक लेखी अली अहमद सुरक्षित हैं। चलिए ठीक है, सुरक्षित है। तो आगे देखते हैं। अष्ट अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अष्टाध्यायी में पहली बार क्या हुआ? लिपि का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में जो है पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ है। अच्छा ठीक है, प्रयोग कल्यायन की गार्गी सहित एक ज्योति ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अच्छा, उल्लेख मिलता है, ठीक है। पतंजलि त्रिम शुंग के पुरोहित में इसमें पुरोहित थे। इसके महाभारत में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी यूनानी रोम लेखक। अच्छा, पहला जो है टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वसनीय है। अच्छा, यह ईरान का राजवैद्य था, जो कि यह टेसियस जो थे ईरान के राजवैदिक थे। भारत में संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय भी है। अच्छा जी, अविश्वसनीय भी है। हीरोडोट, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हीरोडोट्स इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारसी ईरान के संबंध का वर्णन किया है। अच्छा, हीरोडोट जो थे 5वीं शताब्दी में
हिरोटोरिका नामक की पुस्तक लिखी है, जिसमें कि भारत फारसी ईरान के संबंध का वर्णन किया गया, परंतु लेकिन इसका विवरण भी अनुसूत्रियों एवं अफवाहों पर आधारित है। मतलब इनका जो था अफवाहों पर पूरा आधारित था, कोई बात नहीं। लेकिन सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निर्याकम अनिकृष्ट तथा अस्टोबुल के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है, आगे दिख रहा है 4 नंबर का रहा है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजपूत था। अच्छा जी, मेगास्थनीज जो थे, ये जो है मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अच्छा जी, ये मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिया के मौर्य यूनियन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखी है। ठीक है, डाइमेक्स, यह सीरियन नरेश, ये है डाइमेक्स, यह सीरियन नरेश नीतयोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य गुप्त से संबंधित है। ठीक है, 6 नंबर है डायोनीशियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। अच्छा जी, ठीक है, कोई नहीं आया था। तो 7वां टालमी तो यहाँ कैट हो गए। टालमी इसने दूसरे शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ये काम का है, टालमी जो थे भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में लिखी। भारत का भूगोल टालमी लिखे थे, भारत का भूगोल। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। अच्छा, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और इसमें क्या लिखी? इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अच्छा जी, इन्होंने जो लिखे थे प्लिनी लिखे थे नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, जिसमें कि भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों का विवरण मिलता है। 9 नंबर थे पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रायन सी। अच्छा, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जो थे जानकारी नहीं है। अच्छा जी, जानकारी यहीं भी नहीं है, बुक में भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, गूगल में निकालना पड़ेगा, गूगल में भी हो जाएगा। जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में सन 80 ईस्वी, समझ रहे कौन साल बाद हो गया? 2000 साल पीछे की बात हो रही है यहाँ पे आपसे। 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अच्छा जी, इन्होंने व्यापार के बारे में लिखी थी। ठीक है, चीनी लेख मतलब कि चीन की भाषा, चीन की लिख लिखाओ। चीनी लेखक फहियान जो थे, 1 नंबर पे है फहियान। यह चीनी यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण के मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। अच्छा, मध्य प्रदेश मतलब एमपी के लोगों को क्या बताया है? समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत रहा। 14 वर्ष तक भारत रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा है संयुगन। दूसरा जो है संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। 528 ईस्वी भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3 वर्ष की यात्रा में इन्होंने 3 वर्ष यात्रा किया। 3 वर्ष में क्या किया इन्होंने? बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की।
अच्छा, प्रत्यागत की, ठीक है। तीसरा हेंगसंग, हेंगसंग, हेंगसंग यह हर्षवर्धन के शासक में भारत आया। हेंगसंग जो थे यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हेंगसंग, हेंगसंग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हेंगसंग 629 ईस्वी में चीन के भारतीय के लिए प्रस्था किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा कपिसा सर्वप्रथम एवं भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कपिसा एक राज्य है, भारत का राज्य कहीं होगा कपिसा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरा। अच्छा, कपिसा में 15 वर्ष रह रहे। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथ के एकत्र कर लेके जाने के लिए आया था। ओहो, ये जो हांगसंग आए थे ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और बौद्ध धर्म की कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए आए थे। बोला है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, ठीक है। हांगसंग, इसका भ्रमण वृत्तांत शियुकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। 138 देशों का विवरण मिलता है। किसमें? शियुकी नाम प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, ठीक है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा था शूद्र था। सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा जो था शूद्र था। सिंध का राजा शूद्र था। हेंगसंग के बारे में वृद्धि की प्रतिमा के ये जो था शुद्ध था। हेंगसंग के वृद्धि की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ओहो, चलो ठीक है। नोट, हेंगसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति जो है नालंदा कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, जो कि सबके मालिक जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा, ठीक है, प्रसिद्ध था। नोट, हेंगसंग के अध्ययन के साथ नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दार्शनिक के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इतिसंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण की नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशील विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ओहो, चलो ठीक है। अरबी लेखक मतलब जो मुसलमानों की भाषा होती है, अरबी लेखक, उसको अल-बरूनी बोलते हैं। 1 नंबर पे है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है। तो अल-बरूनी ख्वारिज्म या ख्यू, चलिए ख्वारिज्म या ख्यू कुछ भी पढ़ सकते हैं। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ओहो, यह स्थान है ख्यू, तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबों में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब अल हिंदी या तहकीक एवं हिंद भारत की खोज आज भी इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र और विज्ञान आदि विषयों, मतलब कि गणतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर
80 अध्यायों से विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। मतलब कि जो अलबरूनी लिखे थे अरबी के भाषा, उसमें इतने सभी भाषाओं को प्रकाशित किया गया। अब दूसरा है इब्न बतूता, 2 नंबर पे है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी के में भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है, बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। इसमें 1333 ईस्वी में, अच्छा 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विधिता से प्रारंभ होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। कब? 1333 ईस्वी पूर्व में। इसको अगर दो अंक पढ़ेंगे तो 1333 ईस्वी पढ़ सकते हैं, अगर एक बार पढ़ेंगे तो 1333 ईस्वी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का कई तरीका, कई बार इसको हम पढ़ा हूँ कई प्रकार से, तो आप धीरे से 1333 ईस्वी ईसा पूर्व में करेंगे। डी अन्य लेखक, जो अन्य लेखक थे, अन्य लेखक जिसको बोलते हैं अन्य लेखक में कौन कौन आता है? तारानाथ, यह एक तिब्बतीय लेखक था। तिब्बत के लेखक थे, जो तिब्बत से बिलोंग करते थे। इसके कंगयूर तथा तंगयूर, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की। अच्छा, इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है, ठीक है। अब दूसरा है मार्को पोलो, बहुत पहले हम लोग पढ़े थे अंग्रेजी में, लेकिन ठीक आप लोग आगे पढ़ते हैं। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत के पांड्य देशों की यात्रा, पांड्य देशों की यात्रा, ठीक है, पर आया था। पांड्य देशों की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोग है, ठीक है। पुरातत्व संबंधित से मिलने वाली जानकारी। चलिए, ये थे हमारे कुछ अन्य लेखक। अब हम लोग पढ़ते हैं पुरातत्व संबंधित सक्षम से मिलने वाली जानकारी। इसमें जानकारी है इस प्रकार है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडिया आर्सियोलॉजी सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर में वैदिक देवता जो थे कि मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य शिवनी कुमार ने नाम मिलते हैं। अच्छा जी, 1400 पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अविश्वनीय कुमार के नाम मिलते हैं। अच्छा, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का परिणाम यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम सबसे पहले जो हुआ था, क्या बोलते हैं भारत का सर्वप्रथम अभिलेख जो था किसमें? हाथी गुफा इसलिए बोलते हैं हाथी गुफा में घुस जाओ, इसलिए भारत का हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। पहला सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में है, ठीक है। इसके बाद सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी
देने वाला अभिलेख सौहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल के उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने की भी उल्लेख है। उल्लेख है, ठीक है। फिर सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अभिलेख स्तंभ से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित सात्य एकता अभिलेख शासक भानुगुप्त के प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। अच्छा, सती प्रथा का पहला भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर रेशम बुनकर जो थे, रेशम बुनते थे जो, उनकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीर नौपाषाणिक पुरातत्व बुलदहोम के गर्तावास गढ़ाघर देखिए यहाँ लिखा होगा गढ़ाढ़ का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अच्छा, गड्ढाघर जिसे गुफा बोलते हैं हम लोग ना, गड्ढाघर उसे बोलते हैं। इसमें हमको क्या मिलता है? गुफा मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। अच्छा, यह मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाए की प्रथा चलती थी। ओहो, इसमें जो थे मनुष्य तो दफनाया जाया करता था, लेकिन उसके साथ साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे। देखिए, पालतू कुत्ते मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते, मनुष्य यहाँ पे, पालतू कुत्ते यहाँ पे, इसमें कश्मीर में दफनाया गया था। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरातत्व बुरजहोम के गर्तावास गड्ढाघर का साक्षात, गड्ढाघर मतलब कब्रिस्तान बोलते हैं, मुसलमान लोग कब्रिस्तान बोलते हैं। गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा चलती थी। पहले चलती थी, अब नहीं चलता है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासापड़ कहा गया। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्के का लेख निम्नलिखित का कार्य यवन सिक्कों में किया गया है। इसमें जो है, ठीक है, करा देते हैं हम ब्याज। लिखा है कि महत्वपूर्ण अभिलेख और ये जो थे शासक, अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राज खरवेल जो थे शासक थे उस समय के। जूनागढ़ ये जो है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो थे रुद्रदामन शासक उसमें थे। अच्छा, नासिक अभिलेख जो थे गौतम बलश्री उसमें शासक। अच्छा, अभिलेख जो लिखे थे फिर अगला प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त लिखे थे। फिर एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय ने शासक उसमें थे। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यानसोवर्मन जो थे उस थे। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज थे। उसमें प्रतिहार नरेश भोज थे उसमें, ठीक है। उसके बाद भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो थे शकंदगुप्त, ये जो है शकंदगुप्त। और लास्ट हमारे जो बचे हैं ये थे देवपाल अभिलेख। ये कहते हैं बंगाल शासक विजय सेन। फिर नोट में दिया है, अभिलेख का अध्ययन
इपिग्राफी कहलाता है। जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं अभी, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। जो हम लोग अभी अध्ययन पढ़ रहे हैं इसको इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है। कह रहा है समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के में उसके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। अच्छा, समुद्रगुप्त में, ठीक है। मेंडू पांडुचेरी के निकट के रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अच्छा जी, पांडुचेरी में क्या हुए? रोमन के सिक्के प्राप्त हुए। नोट, सबसे पहले भारत में संबंध बर्मा मतलब म्यांमार, स्वर्ण भूमि वर्तमान के म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप में स्थापित हुए। यवद्वीप में स्थापित हुए मतलब कि सबसे पहले भारत में संबंध बर्मा बनाया। उसके बाद स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मतलब अभी उसको म्यांमार बोलते हैं, स्वर्ण भूमि उसी बोलते हैं, म्यांमार बोल रहा है अभी, ये म्यांमार ये म्यांमार ये। उसके बाद मालाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया जिसे बोलते हैं कंबोड, और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। ओहो, ठीक है। इसके बाद उत्तर भारत के मंदिर की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत में देखिए लिखा है मंदिर दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के मंदिर कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिर की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। अच्छा, उत्तर भारत की मंदिर की कला नगर शैली एवं नीचे की द्रविड़ कहलाती है।